आज अपने बात करेंगे क्वेश्चन पेपर BHU का 2017 का MD का पेपर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? अनुचित आहार एवं पेय पान की आदतों के कारण उत्पन्न होने वाले व्याधियों की गणना व्याधि में की जाती है। पहले इसको फ्लाइट मोड पे। अनुचित आहार और पेयपान की आदतों के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधियों की गणना कौन सी व्याधि में की जाती है? 2. शारीर, अनुचित आहार और पेयपान, तो शारीर व्याधि में की जाती है। फल पाक निष्ठा, इस शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किसके संदर्भ में किया है? फल पाक निष्ठा, दूसरे का पहला। औषध, फल पाक निष्ठा, इस शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने औषध के संदर्भ में किया है। मदन मधुक निम्ब जिमूतक और कृतवेदन, यह उस वर्ग के द्रव्य हैं जिस वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग वमन। तीसरे का आंसर चौथा। मदन मधुक निम्ब जिमूतक और कृतवेदन, यह वमन वर्ग के द्रव्य हैं जिस वर्ग के द्रव्य का प्रयोग वमन के लिए करने का कहा चरक ने कहा है। शक्ति विषेद निर्माण, शक्ति विषेद निर्माण यह कल्पना की अनिवार्य आवश्यकता है। शक्ति विषेद निर्माण, 4 का 4। शक्ति विषेद निर्माण यह सर्व कषाय कल्पना की अनिवार्य आवश्यकता है। शक्ति विषेद निर्माण यह सर्व कषाय कल्पना की अनिवार्य आवश्यकता है। पक्वाशय शूल, शिर शूल, वात अप्रवर्तन, वर्ष अप्रवर्तन, पिंडिकोद्वेष्टन और आद्यमान के लक्षण, ये लक्षण के निग्रह से होते हैं। 5 नंबर आंसर 2। पुरीश के निग्रह से होते हैं। पक्वाशय शूल, सिर शूल, वात अप्रवर्तन, वर्ष अप्रवर्तन, पिंडिकोद्वेष्टन और आद्यमान, ये लक्षण पुरीश के निग्रह से होते हैं। भाव और अभाव का ज्ञान, यह मन का गुण है। प्रश्न 6 2। भाव और अभाव का ज्ञान यह मन का गुण है। धी धृति और स्मृति का विभ्रंश, यह किसका लक्षण है? 7वें का आंसर है 4, प्रज्ञापराध। प्रज्ञा 7वें का 4। धी धृति और स्मृति का विभ्रंश, यह प्रज्ञापराध के लक्षण है। न्याय चंद्रिका, यह की टीका है। न्याय चंद्रिका किसकी टीका? 8वें का आंसर 2, सुश्रुत संहिता। न्याय चंद्रिका सुश्रुत संहिता की टीका है। सत्व बहुलता, यह किसका गुण है? सत्व आकाश का होगा। 9वें का आंसर ए, आकाश का गुण है। सत्व बहुलता आकाश का गुण है। निम्न दर्शित भावों में से मात्रेज भाव चुनिए। मात्रेज भाव मास शोणित। 10वें का आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा वंक्षण और दशन, यह कक्षा वंक्षण और दशन, यह संधि के उदाहरण है। कक्षा वंक्षण और दशन कौन सी संधि के उदाहरण है? 11 का आंसर 2, उल्लूखल संधि। कक्षा वंक्षण और दशन यह उल्लूखल संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार डैश संधि प्रतर संधि का प्रकार है। 12 का आंसर है पहला, ग्रीवा पृष्ठवंश। सुश्रुत के मतानुसार ग्रीवा पृष्ठवंश संधि प्रतर संधि का प्रकार है। सुश्रुत के मतानुसार कालांतर प्राणहर मर्म के गुण होते हैं। 13 का आंसर है 2, अग्नि और सौम्य। सुश्रुत के मतानुसार कालांतर प्राणहर मर्म अग्नि और सौम्य गुण के होते हैं। आचार्य वाग्भट के मत अनुसार हृदय धारण, यह किसका कार्य है? 14 नंबर का आंसर है 3, प्राणवायु। वाग्भट्ट के मत अनुसार हृदय धारण प्राणवायु का कार्य है। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार रस, मूत्र और पुरीश, इनका पृथक्करण करना, यह कौन से वायु का कार्य है?
15। 15 का आंसर है 2, समान वायु। सुश्रुत के मथन अनुसार रस, मूत्र और पुरीस इनका पृथक्करण करना यह समान वायु का कार्य है। आचार्य सारंगधर के मत अनुसार विदग्ध अवस्था में रस लवण होता है। सारंगधर के अनुसार विदग्ध अवस्था में 16 का आंसर है 3, कफ। कफ आंसर है, 16 का आंसर है 3, कफ। आचार्य सारंगधर के मत अनुसार विदग्ध अवस्था में कफ का रस लवण होता है। अल्प शुद्ध तृष्णा। अल्प शुद्ध तृष्णा, संताप, स्वेद दोष यह प्रकृति का लक्षण है। अल्प शुद्ध तृष्णा, संताप, स्वेद दोष यह प्रकृति का लक्षण है। 17 का आंसर है 3, कफ। अल्प क्षुद्र तृष्णा, संताप, स्वेद दोष यह प्रकृति का लक्षण है, कफ। वृक्क का निर्माण होता है। 18 का आंसर है 3, रक्त मेद प्रसाद। वृक्क का निर्माण रक्त मेद प्रसाद से होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अन्न पाचन के बाद रस धातु निर्माण के लिए का समय लगता है। 19 का आंसर है 3, एक अह। सुश्रुत के अनुसार अन्न पाचन के बाद रस धातु निर्माण के लिए एक अंग का समय लगता है। आचार्य चरक के मत अनुसार दुष्छाया और दुर्मन यह लक्षण है। चरक के मत अनुसार दुष्छाया और दुर्मन ओज क्षय यह ओज क्षय का लक्षण है। चरक के मत अनुसार दुष्छाया और दुर्मन यह ओज क्षय के लक्षण है। सौशीर्य और लाघव करत्व यह कौन से महाभूत के कार्य हैं? 21 का पहला, आकाश। सौशीर्य और लाघव करत्व यह आकाश महाभूत के कार्य है। सौशीर्य और लाघव करत्व यह आकाश महाभूत के कार्य है। 23। मधु, उष्ण जल, वचा और यव इनमें यह कार्य समान है। मधु, उष्ण जल, वचा और यव। 22 नंबर, सेकेंड आंसर, लेखन। मधु, उष्ण जल, वचा और यव इनमें लेखन यह कार्य समान है। मधु, उष्ण जल, वचा और यव। मधु, उष्ण जल, वचा और यव लेखन यह कार्य समान है। आचार्य चरक के मत अनुसार जम्बू, आम्र, पलाश। आचार्य चरक के मतानुसार जम्बू, आम्र, पलक्ष और वटक यह सब गण के द्रव्य हैं। कौन से गण के? 23वें का आंसर है पहला, मूत्र संग्रहणी। चरक के मतानुसार जम्बू, आम्र, पलक्ष और वटक यह सब मूत्र संग्रहणीय गण के द्रव्य हैं। 23वें का आंसर पहला। लोद्र, गैरिक और प्रियंगु ये सभी कार्य में डैश हैं। 24 का आंसर है 3, शोणित स्थापक। लोद्र, गैरिक और प्रियंगु ये सभी कार्य में शोणित स्थापक हैं। 25। रस के सेवन के कारण कपोलगत दाह होता है। 25 का आंसर है 3, लवण। लवण रस के सेवन के कारण कपोलगत दाह होता है। लवण रस के सेवन के कारण कपोलगत दाह होता है, को पाइपर लॉन्गम कहते हैं। 26 का आंसर है 4, ये सब। उपकुल्या, मागधी और कणा को पाइपर लॉन्गम कहते हैं। उपकुल्या, मागधी और कणा को पाइपर लॉन्गम कहते हैं। आचार्य चरक के मत अनुसार अति व्यायाम के कारण उत्पन्न हो सकता है क्या? 27 का आंसर है 3, रक्तपित्त। चरक के मत अनुसार अति व्यायाम के कारण रक्तपित्त उत्पन्न हो सकता है।
क्वाथ में गुग्गुल की प्रक्षेप मात्रा 1 डैश के बराबर है। 28 का आंसर है 2 शाण। क्वाथ में गुग्गुल की प्रक्षेप मात्रा 1 शाण है। क्वाथ में गुग्गुल की प्रक्षेप मात्रा 1 शाण है। गैरी तेज यह का पर्याय है। 29 नंबर। 29 नंबर का आंसर है 3 अभ्रक। गौरी तेज यह अभ्रक का पर्याय है। गौरी तेज 29 नंबर 3 आंसर अभ्रक। गौरी तेज यह अभ्रक का पर्याय है। मेद छेदकरम यश्म शमनम शूलामयो उन्मूलनम। मेद छेदकरम यश्म शमनम शूलामयो उन्मूलनम यह वर्णन के गुणों का है। 30 का आंसर है 3 शिलाजीत। मेद छेदकरम यश्म शमनम शूलामयो उन्मूलनम यह वर्णन शिलाजीत के गुणों का है। सारंगधर के मत अनुसार स्थूल वृक्षों की जड़ की जगह ग्रहण करना चाहिए। 31 का आंसर है 3 त्वचा। सारंगधर के मत अनुसार स्थूल वृक्षों की जड़ की जगह सारंगधर के मत अनुसार स्थूल वृक्षों की जड़ की जगह त्वचा ग्रहण करना चाहिए। लघु गंगाधर चूर्ण का कार्य है। लघु गंगाधर चूर्ण का कार्य है। 32 का आंसर है 4 संग्राहक। लघु गंगाधर चूर्ण का कार्य है संग्राहक। 32 का आंसर 4। पुष्प कल्क स्नेह पाक निर्माण में कल्क का प्रमाण स्नेह की अपेक्षा डैश होना चाहिए। पुष्प कल्क स्नेह पाक निर्माण में कल्क का प्रमाण स्नेह की अपेक्षा डैश होना चाहिए। 33 का आंसर है 3 1/8। पुष्प कल्क स्नेह पाक निर्माण में कल्क का प्रमाण स्नेह की अपेक्षा 1/8 होना चाहिए। 33 के बाद 34 अन्य द्वेष और हृदय उत्कलेश यह डैश के लक्षण हैं। 34 का आंसर है 2 कफ प्रकोप। अन्य द्वेष और हृदय उत्कलेश यह कफ प्रकोप के लक्षण हैं। सुपूर्ण गलासिता यह किसका लक्षण है। 35 का आंसर है 3 कास। सुपूर्ण गलासिता यह कास का लक्षण है। शूनगंड अच्छी कूटभ्र सूनपान नाभिमेहन कृमि कोष्ठो अतिसारेत मलम साश्रिक कफान्वितम यह डैश का लक्षण है। शूनगंड अच्छी कूटभ्रु शूनपान नभिमेहन कृमि कोष्ठो अतिसारेत मलम साश्रिक कफान्वितम। 36 का आंसर है 3 मृद भक्षण जन्य पांडु। शूनगंड अच्छी कूटभ्रु शूनपान नाभिमेहन कृमि कोष्ठ अतिसारेत मलम साश्रिक कफान्वितम मृद भक्षण जन्य पांडु। कफ व रक्त की वृद्धि के कारण होने वाला जिह्वा मूल शोथ डैश नाम से जाना जाता है। 37 का आंसर है 2 अलास। कफ व रक्त की वृद्धि के कारण होने वाला जिह्वा मूल शोथ अलास के नाम से जाना जाता है। कफ व रक्त की वृद्धि के कारण होने वाला जिह्वा मूल शोथ अलास के नाम से जाना जाता है। कर्ण में तीव्र पीड़ा सहित उत्पन्न होने वाली पीड़िका को डैश कहते हैं। कर्ण में तीव्र पीड़ा सहित उत्पन्न होने वाली पीड़िका को 38 नंबर का आंसर है 2 पंसिका। कर्ण में तीव्र पीड़ा सहित उत्पन्न होने वाली पीड़िका को पंसिका कहते हैं। डैश की चिकित्सा में स्रोतोविशोधन के लिए मद्य सेवन करने को कहा गया है। स्रोतोविशोधन के लिए मद्य सेवन करने को कहा गया है। 39 का आंसर है 4 राज्य क्षमा की चिकित्सा में स्रोतोविशोधन के लिए मद्य सेवन करने को कहा गया है। राज्य क्षमा
राज्यसभा की चिकित्सा में स्रोतों विशोधन के लिए मद्य सेवन करने को कहा गया है। डैश इस व्याधि की चिकित्सा में पंचमूलिका सिद्ध पेय का प्रयोग किया जाता है। इस व्याधि की चिकित्सा में पंचमूलिका सिद्ध पेय का प्रयोग किया जाता है। 40 का आंसर है 3, अतिसार। अतिसार व्याधि की चिकित्सा में पंचमूलिका सिद्ध पेय का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति डैश का सेवन करते हैं उनमें प्राणकामीय रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 41 का आंसर है 4, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी। ग्राम्य आहार विरुद्ध धान्य और नवधान्य। ग्राम आहार विरुद्ध धान्य और नवधान्य। जो व्यक्ति ग्राम्य आहार विरुद्ध धान्य नवधान्य का सेवन करते हैं उन्हें प्राणकामीय रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्राम्य आहार स्निग्ध धान्य विरुद्ध धान्य नवधान्य। सतत ज्वर प्राय धातु के आश्रय लेता है। 42 का आंसर है 2, रक्त धातु में आश्रय लेता है। सतत ज्वर प्राय रक्त धातु में आश्रय लेता है। आचार्य चरक के मत अनुसार ज्वर में निराम लक्षणों का अभाव होने पर भी दिन की समाप्ति पर दोष पाचक औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। चरक के मत अनुसार ज्वर में निराम लक्षणों का अभाव होने पर भी दिन भर समाप्ति पर दोष पाचक औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। 43 का आंसर है 4, 8। चरक के मत अनुसार ज्वर में निराम लक्षणों का अभाव होने पर भी 8 दिन की समाप्ति पर दोष पाचक औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य चरक के मत अनुसार ज्वर में निराम लक्षणों का अभाव होने पर भी दिन की समाप्ति पर दोष पाचक औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। 24 के बाद 25। मोचरस या वट अवरोह से सिद्ध दुग्ध की चिकित्सा में उपयुक्त है। मोचरस या वट अवरोह से सिद्ध दुग्ध की चिकित्सा में उपयुक्त है। 44 का आंसर है 3, गुद मार्गगत रक्तपित्त। मोचरस या वट अवरोह से सिद्ध दुग्ध। मोचरस या वट अवरोह से सिद्ध दुग्ध गुद मार्गगत रक्तपित्त की चिकित्सा में उपयुक्त है। मोचरस या वट अवरोह से सिद्ध दुग्ध गुद मार्गगत रक्तपित्त की चिकित्सा में उपयुक्त है। जात प्रमेह और मधुमेह। जात प्रमेह और मधुमेह ये डैश से होने से असाध्य है। जात प्रमेह और मधुमेह। 45 का आंसर है 4, बीज दोष। जात प्रमेह और मधुमेह ये बीज दोष से होने से असाध्य हैं। दूषित प्राण अग्नि और अपान ऊर्ध्व और अधो मार्ग का मार्ग अवरोध कर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न कर? 46 का आंसर है 2, उदर। दूषित प्राण अग्नि और अपान ऊर्ध्व और अधो मार्ग का मार्ग अवरोध कर उदर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? दूषित प्राण अग्नि और अपान ऊर्ध्व और अधो मार्ग का मार्ग अवरोध कर उदर उत्पन्न करते हैं। यवाकारा सुकंठी सुकंठिणा ग्रथिता मां संश्रिता पिंडका श्लेष्माताभ्याम डैश सोच्यते। 47 का आंसर है 3, यवप्रख्या। यवाकारा सुकंठिणा ग्रथिता मां संश्रिता पिंडका श्लेष्माताभ्याम यवप्रख्या सोच्यते। अभिघात के कारण प्रदूषित नख जब रूक्ष कठोर और काला हो जाता है तब उसे डैश कहते हैं। अभिघात के कारण प्रदूषित नख जब रूक्ष कठोर और काला हो जाता है तब उसे 48 का आंसर है 2, कुनक। अभिघात के कारण प्रदूषित नख जब रूक्ष कठोर और काला हो जाता है तब उसे कुनक कहते हैं। पुनः पुनः होने वाली रक्त छर्दी, अत्यधिक आद्यमान और दारुण उदरशूल यह डैश रक्तस्राव के निर्देशक है।
49 का आंसर है एक, आमाशयगत। पुनः पुनः होने वाली रक्त छर्दी, अत्यधिक आद्यमान और दारुण उदरसूल, यह आमाशयगत रक्तस्राव के निदर्शक हैं। 49 आंसर पहला। पुनः पुनः होने वाली रक्त छर्दी, अत्यधिक आद्यमान और दारुण उदरसूल, यह आमाशयगत रक्तस्राव के निर्देशक है। अजका जात, यह डैश का रोग है। 50 का आंसर है 3, कृष्णमंडल। अजका जात, यह कृष्णमंडल का रोग है। अजका जात, यह कृष्णमंडल का रोग है। उष्ण अभिनंद, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडू और पिच्छिल स्राव, यह के लक्षण हैं, डैश के लक्षण हैं। 51 का 4, कफज अभिष्यन। उष्ण अभिनंद, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडू और पिच्छिल स्राव, यह कफज अभिष्यंद के लक्षण हैं। उष्ण अभिनंद, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडू और पिच्छिल स्राव, यह कफज अभिष्यंद के लक्षण हैं। उष्ण अभिनंद, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडू और पिच्छिल स्राव, यह कफज अभिष्यंद के लक्षण हैं। सूर्य की गति के अनुसार दिन में बढ़ने और घटने वाला सिरसूल का दर्शक है। सूर्यावर्त। 52 का आंसर है 3, सूर्यावर्त। सूर्य की गति के अनुसार दिन में बढ़ने और घटने वाला सिरसूल सूर्यावर्त का दर्शक है। पॉलिक ग्रिप का उपयोग के परीक्षण में किया जाता है। पॉलिक ग्रिप का उपयोग डैश के परीक्षण में किया जाता है। पॉलिक ग्रिप। 53 का 4, फीटस प्रेजेंटेशन। पॉलिक ग्रिप का उपयोग फीटस प्रेजेंटेशन के परीक्षण में किया जाता है। पॉलिक ग्रिप का उपयोग फीटस प्रेजेंटेशन के परीक्षण में किया जाता है। 54, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कन्याओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के पूर्व उत्पन्न होते हैं। 54 का आंसर है 2, 8 वर्ष। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कन्याओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 8 वर्ष के पूर्व उत्पन्न होते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कन्याओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 8 वर्ष के पूर्व उत्पन्न होते हैं। योनि कंडू के परिणाम स्वरूप मैथुन की अति इच्छा रखने वाली स्त्री में डैश योनि व्यापक विकार है। 55 का आंसर है 3, अचरणा। योनि कंडू के परिणाम स्वरूप मैथुन की अति इच्छा रखने वाली स्त्री में अचरणा योनि व्यापक विकार है। योनि कंडू के परिणाम स्वरूप मैथुन की अति इच्छा रखने वाली स्त्री में अचरणा योनि व्यापक विकार है। योनि कंडू में परिणाम स्वरूप मैथुन के अति इच्छा रखने वाली स्त्री में अचरणा योनि व्यापक विकार है। गर्भ धारण के पश्चात 6 या 7 दिन में संवेदना या वेदना रहित गर्भस्राव होने पर उसे डैश योनि व्यापक कहते हैं। गर्भ धारण के पश्चात 6 या 7 दिन में संवेदना या वेदना रहित गर्भस्राव होने पर उसे डैश योनि व्यापक कहते हैं। 56 का आंसर है 2, वामिनी। गर्भ धारण के पश्चात 6 या 7 दिन में संवेदना या वेदना रहित गर्भस्राव होने पर उसे वामिनी योनि व्यापक कहते हैं। 56 का आंसर है वामिनी। गर्भ धारण के पश्चात 6 या 7 दिन में संवेदना या वेदना रहित गर्भस्राव होने पर उसे वामिनी योनि व्यापक कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ का मन प्रतिबुद्धि तरत्व गर्भ अवस्था के पंचम मास व्यक्त होता है। 57 का आंसर है 3, पंचम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ का मन बुद्ध तरत्व गर्भावस्था के पंचम मास में व्यक्त होता है। मासिक के समय डैश कर्म करने से योनि शोष उत्पन्न होता है। मासिक के समय डैश कर्म करने से योनि शोष उत्पन्न होता है। मासिक के समय डैश कर्म करने से योनि शोष उत्पन्न होता है। 58 का आंसर है 4, नस्य। मासिक के समय नस्य कर्म करने से योनि शोष उत्पन्न होता है। नस्य कर्म। सूर्यफल, सूरजमुखी का तेल, यह स्रोत है। सूर्यफल, सूरजमुखी का तेल, यह स्रोत है। 59 का आंसर है पहला, तिलोनिक।
लिनोलिक एसिड। सूर्यफल सूरजमुखी का तेल लिनोलिक एसिड का स्रोत है। सूर्यफल सूरजमुखी का तेल लिनोलिक एसिड का स्रोत है। में सैचुरेटेड फैट का प्रमाण अत्यधिक होता है। 60 का आंसर है 3, नारियल। नारियल में सैचुरेटेड फैट का प्रमाण अत्यधिक होता है। नारियल में सैचुरेटेड फैट का प्रमाण अत्यधिक होता है। डैश से ग्रस्त बालक में लेहन नहीं करना चाहिए। 61 का आंसर है 4, 1 2 3 4 में से कोई नहीं। अजीर्ण उदरगत व्याध ज्वर में नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आचार्य काश्यप के अनुसार 62 आचार्य काश्यप के अनुसार बालक में अत्यधिक लाला स्राव का लक्षण है। कंठ वेदना, मुख रोग, कल रोग उपयुक्त कोई नहीं। 62 का आंसर है सेकंड, मुख रोग। आचार्य काश्यप के अनुसार बालक में अत्यधिक लाला स्राव मुख रोग का लक्षण है। काश्यप के अनुसार बालक में अत्यधिक लाला स्राव मुख रोग का लक्षण है। बालक में शिरोधारण में असमर्थता, बार बार जृंभा और ग्रथित छर्दी यह लक्षण है। श्वास उदरशूल पांडुरोग अल्सर किसका? बालक में शिरोधारण में असमर्थता, बार बार जृंभा और ग्रथित छर्दी यह लक्षण है। 63 का आंसर है 4, अल्सक। बालक में शिरोधारण में असमर्थता, बार बार जृंभा और ग्रथित छर्दी यह अल्सक का लक्षण है। बालक में शिरोधारण में असमर्थता, बार बार जृंभा और ग्रथित छर्दी यह अल्सक का लक्षण है। 64 सुखपूर्वक स्वेदन के लिए रुग्ण को मुंह में डैश धारण करना चाहिए। सुखपूर्वक स्वेदन के लिए रुग्ण को मुंह में 64 का आंसर 3, कपूर चूर्ण। सुखपूर्वक स्वेदन के लिए रुग्ण को मुंह में कपूर चूर्ण धारण करना चाहिए। सुखपूर्वक स्वेदन के लिए रुग्ण को मुंह में कपूर चूर्ण धारण करना चाहिए। 27 में अनुवासन बस्ती निशा समीप दिवा काल में देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती निशा समीप दिवा काल में देनी चाहिए। 65 का आंसर है पहला, 65 पहला। शीतकाल, शीतकाल में अनुवासन बस्ती निशा समीप दिवा काल में देनी चाहिए। रोग में वमन कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 66 कौन से रोग में वमन कर्म नहीं करना चाहिए? 66 का आंसर है 3, अतिस्थौल्य। अतिस्थौल्य रोग में वमन कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतिस्थौल्य रोग में वमन कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 66 का आंसर है 66 का आंसर है तीसरा, अतिस्थौल्य। अतिस्थौल्य रोग में वमन कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जलों का सविश होती है। डैश जलों का सविश होती है। 67 का आंसर है 3, गौचंदना। गौचंदना जलों का सविश होती है। निम्नोक्त विषयों में से कौन सा विष क्षोभक विष नहीं है? कौन सा विष क्षोभक विष नहीं है? 68 का आंसर है 3, कुचला। कुचला जो है क्षोभक विष नहीं है। बाकी सारे क्षोभक विष कौन कौन से हैं? गुंजा, जयपाल, भल्लातक। गुंजा, जयपाल, भल्लातक क्षोभक विष है। इसी तरीके से सविष जलौका होती है गौचंदना। बाकी निर्विष जलौका के एग्जाम्पल हैं पुंडरीकमुखी, पिंगला और सावरिका। पुंडरीकमुखी, पिंगला और सावरिका निर्विष जलौका के एग्जाम्पल हैं। गिल्सॉन स्कोर के संदर्भ में निम्नलिखित में सभी सत्य हैं सिवाय। 69 का आंसर है सेकंड, यह स्कोर 1 से 10 के मध्य होता है। गिल्सॉन स्कोर के संदर्भ सभी सत्य हैं सिवाय, ये 1 से 10 के बीच में नहीं होता है। गिल्सॉन स्कोर, इसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर की ग्रेडिंग के लिए होता है। गिल्सॉन स्कोर प्रोस्टेट कैंसर की ग्रेडिंग के लिए होता है। ऊंचा स्कोर स्वस्थ होने की संभावना कम। ऊंचा स्कोर स्वस्थ होने की संभावना कम। यह चिकित्सा की योजना बनाने में सहायक है। यह चिकित्सा की योजना बनाने में सहायक है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के संदर्भ में निम्न में से क्या रैंसन्स प्रोग्नोस्टिक
क्राइटेरिया नहीं है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के संदर्भ में निम्न में से क्या रैनसन्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है? 70 का आंसर है 4, सीरम अमाइलेज 1000 से अधिक। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के संदर्भ में निम्न में से क्या रैनसन्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है? सीरम अमाइलेज 1000 से अधिक नहीं है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के संदर्भ में रैनसन्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। रैनसन्स प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या क्या है? 55 वर्ष से ऊपर की आयु, रक्त शर्करा 200 से अधिक, श्वेत रक्त कणिका WBC 16,000 पर mm, रक्त ब्लड शुगर 200 से अधिक, अमाइलेज का कोई रोल नहीं उसमें, ठीक है। 55 से अधिक, शुगर 200 से ज़्यादा, श्वेत रक्त WBC 16,000 पर mm। 71 ट्रॉमा और इंजरी सीवियरिटी स्कोर में सम्मिलित है। ट्रॉमा और इंजरी सीवियरिटी स्कोर में सम्मिलित है। 71 का आंसर है 2, RTS ISS AGE, RTS ISS AGE, RTS ISS AGE ट्रॉमा और इंजरी सीवियरिटी स्कोर में सम्मिलित है। मांसपेशी में अत्यधिक कमजोरी पाई जाती है, कौन सी व्याधि में? 72 का आंसर है पहला, कोरी व्याधि में। मांसपेशी में अत्यधिक कमजोरी पाई जाती है कोरी व्याधि में। मांसपेशी में अत्यधिक कमजोरी पाई जाती है कोरी व्याधि में। मांसपेशी में अत्यधिक कमजोरी पाई जाती है कोरी व्याधि में। 72 73 दोनों सेम है। 72 73 दोनों के आंसर अलग अलग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 72 73 आंसर पहला दूसरा। कोरी व्याधि या एंडरसन व्याधि, मांसपेशी में अत्यधिक कमजोरी, पता नहीं भाई। 74 पल्मोनरी स्टेनोसिस में इंजेक्शन क्लिक के बारे में सत्य। पल्मोनरी स्टेनोसिस में इंजेक्शन क्लिक के बारे में सत्य है। 74 का आंसर है पहला, यह उच्च श्वसन एक्सपायरेशन में बेहतर सुनाई देता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस में इंजेक्शन क्लिक के बारे में सत्य है कि यह उच्च श्वसन एक्सपायरेशन में बेहतर सुनाई देता है। सिमेट्रिक 75 क्वेश्चन है, सिमेट्रिक हाई वोल्टेज ट्राइफेजिक स्लो वेव EEG पैटर्न निम्न में किसमें मिलता है? सिमेट्रिक हाई वोल्टेज ट्राइफेजिक स्लो वेव EEG पैटर्न इनमें से किसमें मिलता है? 75 का आंसर है 4, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। सिमेट्रिक हाई वोल्टेज ट्राइफेजिक स्लो वेव EEG पैटर्न हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मिलता है। निम्न में सभी आर्टिकुलर कार्टिलेज की पहचान होते हैं सिवाय 76 का आंसर जो है वो है दूसरा। इसमें सघन नर्व सप्लाई होती है, सघन नर्व सप्लाई होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज की पहचान होते हैं सिवाय सघन नर्व की सप्लाई होती है, ये नहीं है। तो सभी आर्टिकुलर कार्टिलेज की पहचान होते हैं। कौन कौन से हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की पहचान? इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती है। पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। रक्त नलिकाएं नहीं होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है और पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। सभी आर्टिकुलर कार्टिलेज की पहचान होते हैं सिवाय निम्न में सभी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की शाखाएं होती हैं सिवाय सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। सभी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की शाखाएं होती हैं सिवाय 77 का आंसर है सेकंड, एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी। यह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की शाखाएं नहीं है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की शाखाएं कौन कौन सी हैं? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी,
पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पैग्वीसोमेंट निम्न में से किसकी चिकित्सा के लिए अनुमोदित है? पैग्वीसोमेंट किसकी चिकित्सा के लिए अनुमोदित है? 78 का आंसर है 4, एक्रोमेगैली। पैग्वीसोमेंट किसकी चिकित्सा के लिए अनुमोदित है? एक्रोमेगैली। पैग्वीसोमेंट किसकी चिकित्सा के लिए? एक्रोमेगैली। इनमें से कौन महिला भ्रूण में वेजाइनल कार्सिनोमा से संबंधित है? डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल, फेनिटोइन, ACE इनहिबिटर्स, एंडोमेथासोन। 79 का आंसर है पहला, डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल। कौन महिला भ्रूण में वेजाइनल कार्सिनोमा संबंधित है? डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल, DES। इनमें से कौन ह्यूमन RNA वायरस है? कौन सा ह्यूमन RNA वायरस है? AT का आंसर है दूसरा, पिकॉर्ना वायरस। कौन ह्यूमन RNA वायरस है? पिकॉर्ना वायरस। इनमें से कौन ह्यूमन RNA वायरस है? पिकॉर्ना वायरस। यूरिया साइकिल संपादित होती है यकृत में, वृक्क में, GIT में, फुफ्फुस में। यूरिया साइकिल संपादित होती है, 81 का आंसर है पहला, यकृत में, लीवर में। यूरिया साइकिल संपादित होती है यकृत में। इनमें से सभी अमीनो एसिड सक्सिनिल को एक में परिवर्तित हो जाता है सिवाय, इनमें से सभी अमीनो एसिड सक्सिनिल को एक में परिवर्तित हो जाता है सिवाय 82 का आंसर है 4, हिस्टिडीन। अमीनो एसिड सक्सिनिल को एक में परिवर्तित हो जाते हैं हिस्टिडीन सिवाय, हिस्टिडीन सक्सिनिल में परिवर्तित नहीं होता। बाकी सारे अमीनो एसिड सक्सिनिल में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कौन से? मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ये सारे अमीनो एसिड सक्सिनिल में परिवर्तित हो जाते हैं। 83। प्यूबर्टी अवस्था आने से पहले GnRH न्यूरॉन्स किसके प्रतिबंधित नियंत्रण में होते हैं? प्यूबर्टी अवस्था आने से पहले GnRH न्यूरॉन्स किसके प्रतिबंधित नियंत्रण में होते हैं? प्यूबर्टी अवस्था आने से पहले GnRH न्यूरॉन्स किसके प्रतिबंधित नियंत्रण में होते हैं? 83 का आंसर 3, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है। प्यूबर्टी अवस्था आने से पहले GnRH न्यूरॉन्स किसके प्रतिबंधित नियंत्रण में होते हैं? गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड के नियंत्रण में। 84। इनमें से कौन सा कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में चिन्हित की जा सकती है? 84 का आंसर है सेकंड, एनेन्सेफेली। कौन सा कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में चिन्हित की जाती है? तो एनेन्सेफेली को कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में चिन्हित की जा सकती है। मीजोप्रोस्टॉल निम्न में से प्रभावी होती है सिवाय 85 का आंसर है थर्ड, मेनोरेजिया प्रभावी नहीं होती मीजोप्रोस्टॉल, बाकी सब में होती है। मीजोप्रोस्टॉल प्रभावी होती है मिस्ड अबॉर्शन में, इंडक्शन ऑफ लेबर में और प्रिवेंशन ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। मीजोप्रोस्टॉल मेनोरेजिया में प्रभावी नहीं है, बाकी सब में है। कौन कौन से में है? मिस्ड अबॉर्शन में, इंडक्शन ऑफ लेबर में, प्रिवेंशन ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। एक महिला कॉर्नर पर बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के कारण अप्रजनन की शिकार है। इस मरीज की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा हो सकती है। एक महिला कॉर्नर पर बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के कारण अप्रजनन की शिकार है।
इस मरीज की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा हो सकती है? बायलैटरल ट्यूबर ब्लॉक। 86 का आंसर है पहला, लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। एक महिला कॉर्नर हुआ बायलैटरल ट्यूबर ब्लॉक के कारण अप्रजनन। सबसे जगह लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। पैराडॉक्स गन है एक, पैराडॉक्स गन। 87 का आंसर सेकंड। पैराडॉक्स गन एक शॉट गन है। पैराडॉक्स गन है एक शॉट गन। पैराडॉक्स गन है एक शॉट गन। 87 का सेकंड। एक शव नील हरित रंग के आवरण से युक्त है। इस शरीर की मृत्यु का कारण किस विष के प्रभाव से हो सकती है? इस शरीर की मृत्यु का कारण किस विष के प्रभाव से हो सकती है? किस विष के प्रभाव से हो सकती है इसकी मृत्यु? शव जो है नील हरित रंग का है। 88 का आंसर है सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड। शव जो है वो नील हरित रंग का है, इसमें यह हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से मृत्यु हो गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड। दिशेषस्तु विशेषस्तु पृथकत्वकृत का लक्षण है। विशेषस्तु पृथकत्वकृत लक्षण है। विशेषस्तु पृथकत्वकृत लक्षण है। 89 का आंसर है सेकंड, गुण विशेष। विशेषस्तु पृथकत्वकृत गुण विशेष का लक्षण है। विशेषस्तु पृथकत्वकृत गुण विशेष का लक्षण है। नस्य प्रच्छर्दने में किस फल का प्रयोग होता है? नस्य प्रच्छर्दने में किस फल का प्रयोग होता है? 90 नंबर। 90 नंबर का आंसर है 3, प्रत्यक पुष्पा। नस्य प्रच्छर्दने में प्रत्यक पुष्पी फल का प्रयोग होता है। षट शोधन वृक्षों में से किसका बाह्य प्रयोग होता है? षट शोधन वृक्षों में से किसका बाह्य प्रयोग होता है? 91 का आंसर है पहला, कृष्णगंधा। षट शोधन वृक्षों में से किसका बाह्य प्रयोग होता है? तो वो है कृष्णगंधा। षट शोधन वृक्षों में किसका बाह्य प्रयोग होता है? कृष्णगंधा। वातग्नम औषधम किस वेग निग्रह की चिकित्सा है? वातग्नम औषधम किस वेग निग्रह की चिकित्सा है? 92 का आंसर है सेकंड, जृंभा। वातग्नम औषधम किस वेग निग्रह की चिकित्सा है? तो जृंभा। 92 का आंसर वातग्नम औषधम जृंभा वेग निग्रह की चिकित्सा है। 92 के बाद 93, प्रततम वात रोगिणी का लक्षण है। प्रततम वात रोगिणी। 93 का आंसर है चौथा, मज्जा क्षय। प्रततम वात रोगिणी मज्जा क्षय का लक्षण है। प्रततम वात रोगिणी मज्जा क्षय का लक्षण है। औषधि नाम श्रेष्ठ है। 94 का आंसर है पहला, विज्ञानम। औषधि नाम विज्ञानम श्रेष्ठ है। औषधि नाम विज्ञानम श्रेष्ठ है। 10 प्रकरण में से कार्य क्या दर्शाता है? 10 प्रकरण में से कार्य क्या दर्शाता है? 95 का आंसर है सेकंड, आरोग्य। 10 प्रकरण में से कार्य क्या दर्शाता है? 10 प्रकरण में से कार्य आरोग्य दर्शाता है। उदावर्ते प्रवाहणम उपसय का उदाहरण है। किस उपसय का उदाहरण है? उदावर्ते प्रवाहणम। 96 का आंसर है सेकंड, व्याधि विपरीत विहार। उदावर्ते प्रवाहणम व्याधि विपरीत विहार उपसय का उदाहरण है। उदावर्ते प्रवाहणम व्याधि विपरीत विहार उपसय का उदाहरण है। प्लीहा वृद्धि का निदानार्थकर रोग है। प्लीहा वृद्धि का निदानार्थकर रोग है। 97 का आंसर है पहला, जठर। प्लीहा वृद्धि का निदानार्थकर रोग है जठर। लंघन मेवाग्रे विरिक्त वार चानुपूर्वी का चिकित्सा सूत्र है। लंघन मेवाग्रे विरिक्त वार चानुपूर्वी का चिकित्सा सूत्र है। 98 का आंसर है 3, विसूचिका। लंघन मेवाग्रे विरिक्त वार चानुपूर्वी विसूचिका का चिकित्सा सूत्र है। लंघन मेवाग्रे विरिक्त वार चानुपूर्वी विसूचिका का चिकित्सा सूत्र है।
अस्थि और संधि डैश स्रोत के मूल हैं 99। 99 का आंसर है सेकंड मज्जावय। अस्थि और संधि मज्जावय स्रोत के मूल हैं। अस्थि और संधि मज्जावय स्रोत के मूल हैं। अणवो वृताश्च पादाश्च अदृश्या डैश कृमि के लक्षण हैं। अणवो वृताश्च पादाश्च अदृश्य डैश कृमि के लक्षण हैं। 100 पहला शोणितज अणवो वृताश्च पादाश्च अदृश्य शोणितज कृमि के लक्षण हैं। प्राणे सह संयोग किसका लक्षण है। प्राणे सह संयोग किसका लक्षण है। 101 का आंसर है 3 अनुबंध का। प्राणे सह संयोग अनुबंध का लक्षण है। निम्न में से कौन आहार परिणाम कर भाव अपकर्षण करता है। निम्न में से कौन आहार परिणाम कर भाव अपकर्षण करता है। 102 का आंसर है सेकंड वायु। कौन आहार परिणाम कर भाव अपकर्षण करता है तो वायु। कौन आहार परिणाम कर भाव अपकर्षण करता है तो है वायु। असम्यक नाभि नाड़ी कल्प से निम्नलिखित व्याधि नहीं होती है। असम्यक नाभि नाड़ी कल्प से निम्नलिखित व्याधि नहीं होती है। 103 का आंसर है 4 सावरिका। 103 का आंसर है 4 असम्यक नाभि नाड़ी कल्प से निम्नलिखित व्याधि नहीं होती है सावरिका। मधुर तिक्त रस कटु विपाक शीतवीर्य किस शिलाजतु का गुणकर्म है। मधुर तिक्त रस कटु विपाक शीतवीर्य मधुर तिक्त रस कटु विपाक शीतवीर्य किस शिलाजतु का गुणकर्म है। 104 का पहला सुवर्ण शिलाजतु। मधुर तिक्त रस कटु विपाक शीतवीर्य सुवर्ण शिलाजतु का गुणकर्म है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम डैश प्रश्न परम जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम 105 का दूसरा पया जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पया प्रश्मनम परम जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशाम पया प्रश्मनम परम। नेक्स्ट आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किस व्याधि में नारायण चूर्ण दांडीमंबू के साथ दिया जाता है। गुल 106 का आंसर है तीसरा अर्श में दिया जाता है। चरक के अनुसार निम्न में से किस व्याधि में नारायण चूर्ण दांडीमंबू के साथ दिया जाता है। दांडीमंबू के साथ दिया जाता है तो अर्श में दिया जाता है। 106 का आंसर 3 अर्श में। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किस व्याधि में नारायण चूर्ण दांडीमंबू के साथ दिया जाता है तो अर्श में दिया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार अगस्त्य हरितिकी की औषधि मात्रा कितनी है। आचार्य चरक के अनुसार अगस्त्य हरितिकी की औषधि मात्रा कितनी है। चरक के अनुसार अगस्त्य हरितिकी की औषधि मात्रा 107 का आंसर है 4 हरितिकी 2 हरितिकी। चरक के अनुसार अगस्त्य हरितिकी की औषधि मात्रा 2 हरितिकी। चरक के अनुसार अगस्त्य हरितिकी की औषधि मात्रा 2 हरितिकी। हिक्का की चिकित्सा के लिए औषधि सेवन काल है। हिक्का की चिकित्सा के लिए औषधि सेवन काल है 108 का आंसर है 3 सामुदम। हिक्का की चिकित्सा के लिए औषधि सेवन काल है सामुदम। विरेचन कर्म के बाद कितने दिन तक निरोग वर्जित है। विरेचन कर्म के बाद कितने दिन तक निरोग वर्जित है। 109 का आंसर है सेकंड 7 दिन। विरेचन कर्म के बाद 7 दिन तक निरूह वर्जित है। शिरकंप एवं अर्दित में कौन सा प्रतिमर्श नस्य दिया जाता है। शिरकंप और अर्दित में कौन सा प्रतिमर्श नस्य दिया जाता है। 110 का आंसर है सेकंड तर्पण। शिरकंप और अर्दित में कौन सा प्रतिमर्श नस्य दिया जाता है तो है तर्पण। 111 डैश वसंतस्य लिंग दिन का कौन सा समय निर्देश करता है। वसंतस्य लिंग दिन का कौन सा समय निर्देश करता है। 111 का आंसर है 4 पूर्वाहन। पूर्वाहन वसंतस्य लिंग पूर्वाहन वसंतस्य लिंग दिन का कौन सा समय निर्देश करता है पूर्वाहन। पूर्वाहन वसंतस्य लिंग दिन का पूर्वाहन वसंतस्य लिंग पूर्वाहन वसंतस्य लिंग दिन का पूर्वाहन समय निर्देश करता है। निम्न में से किससे मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं करते हैं। किससे
मूढ़ घर की चिकित्सा नहीं करते हैं। 112 का आंसर है 4। व्यंधन, व्यधन, व्यधन किससे मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं करते हैं? तो व्यधन, व्यधन से मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं करते। मूढ़ गर्भ की चिकित्सा किससे किससे करते हैं? उत्कर्षण, अपकर्षण और ऋजुकरण से। मूढ़ गर्भ की चिकित्सा किस किस से करते हैं? उत्कर्षण, अपकर्षण और ऋजुकरण। उत्कर्षण, अपकर्षण और ऋजुकरण, इनसे जो है वो मूढ़ गर्भ की चिकित्सा होती है। कर्णनासा नाड़ी शल्यानाम हरणार्थम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कर्णनासा नाड़ी शल्यानाम हरणार्थम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कर्णनासा नाड़ी शल्यनाम हरणार्थम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? 113 का आंसर है 3, ताल यंत्र। कर्णनासा नाड़ी शल्यनाम हरण किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ताल यंत्र। निम्न में से कौन सी यकृत वर्ण शीघ्र पायनी जलौका है? कौन सी यकृत वर्ण शीघ्र पायनी जलौका है? निम्न में से कौन सी यकृत वर्ण शीघ्र पायनी जलौका है? 114 का आंसर है पहला, शंकुमुखी, शंकुमुखी। यकृत वर्ण शीघ्र पायनी जलौका है शंकुमुखी। यकृत वर्ण शीघ्र पायनी जलौका है शंकुमुखी। चंद्र चक्र छेदन निम्न में से किस भगंदर की चिकित्सा में उपयोगी है? चंद्र चक्र छेदन किस भगंदर की चिकित्सा में उपयोगी है? चंद्र चक्र छेदन, चंद्र चक्र छेदन किस भगंदर की चिकित्सा में उपयोगी है? 115 का आंसर है 3, परिसरावी। परिसरावी चंद्र चक्र छेदन, चंद्र चक्र छेदन परिसरावी भगंदर के चिकित्सा में उपयोगी है। चंद्र चक्र छेदन परिसरावी भगंदर के चिकित्सा में उपयोगी है। किस महीने में गर्भस्राव चिकित्सा के लिए वृक्षादिनी पयस्या चालता सोतपल सारिवा उपयुक्त है? किस महीने में गर्भस्राव चिकित्सा के लिए वृक्षादिनी पयस्या चालता सोतपल सारिवा उपयुक्त है? 116 का आंसर है सेकंड, तृतीय महीने में गर्भस्राव चिकित्सा के लिए वृक्षादिनी पयस्या चालता सोतपल सारिवा उपयुक्त है। तृतीय महीने गर्भस्राव चिकित्सा के लिए वृक्षादिनी पयस्या चालता सोतपल सारिवा उपयुक्त है। 117 भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्ण लक्षण पाया जाता है। भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्ण लक्षण पाया जाता है। 117 का आंसर है 3, पित्तश्मरी में भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्ण लक्षण पाया जाता है। शालमल्ली कंटक प्रख्या पिडिका देखी जाती है। शालमल्ली कंटक प्रख्या पिडिका देखी जाती है। 118 का आंसर पहला, मुखदूषिका में। शालमल्ली कंटक प्रख्या पिडिका देखी जाती है मुखदूषिका में। शालमल्ली कंटक प्रख्या पिडिका देखी जाती है मुखदूषिका में। रत पीड़ा, मूर्छा एवं तालुदा यह किस विष के लक्षण है? रत पीड़ा, मूर्छा एवं तालुदा। 119 4 धातु विष। रत पीड़ा, मूर्छा और तालुदा यह धातु विष के लक्षण है। रत पीड़ा, मूर्छा और तालुदा ये धातु विष के लक्षण है। पोथकी के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है। पोथकी के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है 120 तीसरा, लेखन। लेखन पोथकी के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है। पोथकी के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है लेखन। स्वेदन, छर्दन, धूपन और रक्तमोक्षण में से कौन सा शिरोरोग बढ़ जाता है? स्वेदन, छर्दन, धूपन और रक्तमोक्षण से कौन सा शिरोरोग बढ़ जाता है? स्वेदन, छर्दन, धूपन और रक्तमोक्षण। स्वेदन, छर्दन, धूपन, रक्तमोक्षण से कौन सा शिरोरोग बढ़ जाता है? 121 का आंसर है 4, क्षयद शिरोरोग। क्षयद शिरोरोग स्वेदन, छर्दन और धूपन और रक्तमोक्षण से बढ़ जाता है। क्षयद शिरोरोग स्वेदन, छर्दन, धूपन और रक्तमोक्षण से बढ़ जाता है। कफ हरम मेधसा प्रविलायनम किसका कर्म है? कफ हरम मेधसा प्रविलायनम किसका कर्म है? 122 का आंसर है सेकंड, उद्वर्तन। कफ हरम मेधसा
प्रविलायनम उद्वर्तन का कर्म है। कफ हरम मेधसा प्रविलायनम उद्वर्तन का कर्म है। अष्टांग हृदय के अनुसार रस रंजन करने वाले पित्त का स्थान निम्न में कहाँ है? अष्टांग हृदय के अनुसार रस रंजन करने वाले पित्त का स्थान निम्न में कहाँ है? 123 का आंसर है तीसरा, आमाशय। अष्टांग हृदय के अनुसार रस का रंजन करने वाले पित्त का स्थान आमाशय में है। अष्टांग हृदय के अनुसार रस का रंजन करने वाले पित्त का स्थान आमाशय में है। कफ प्रकृति के रोगी के लिए बस्ती कर्म के बाद दिया जाता है। कफ प्रकृति के रोगी के लिए बस्ती कर्म के बाद दिया जाता है 124 का आंसर है पहला, यूष। कफ प्रकृति के रोगी के लिए बस्ती कर्म के बाद दिया जाता है यूष। कफ प्रकृति के रोगी के लिए बस्ती कर्म के बाद दिया जाता है यूष। अष्टांग हृदय के अनुसार अपस्मार की चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ भेषज है। अष्टांग हृदय के अनुसार अपस्मार की चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ भेषज है 125 का आंसर है तीसरा, ब्राह्मी। अष्टांग हृदय के अनुसार अपस्मार की चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ भेषज है ब्राह्मी। अष्टांग हृदय के अनुसार अपस्मार की चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ भेषज है ब्राह्मी। बालकों में शूल चिकित्सा के लिए कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है? बालकों में शूल चिकित्सा के लिए 126 का आंसर है पहला, हस्तस्वेद। बालकों में शूल चिकित्सा के लिए हस्तस्वेद निर्दिष्ट है। आचार्य काश्यप के अनुसार लहसुन सेवन के पश्चात निम्न में कौन अपथ्य नहीं है? अभिसंधि अन्न, इच्छु विकार, विदाही अन्न, मध्य। 127 का आंसर है 4, मध्य। आचार्य काश्यप के अनुसार लहसुन सेवन के बाद अपथ्य नहीं है, मध्य। 127 का आंसर है 4। आचार्य काश्यप के अनुसार लहसुन सेवन के पश्चात निम्न में से कौन सा अपथ्य नहीं है? तो मध्य। आचार्य काश्यप के अनुसार युवा अवस्था की सीमा है। काश्यप के अकॉर्डिंग युवा अवस्था की सीमा है 128 का 2, 16 से 34 वर्ष। आचार्य काश्यप के अनुसार युवा अवस्था की सीमा है 16 से 34 वर्ष। उसके बाद 29, आचार्य काश्यप के द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त कसाय कल्पना कौन सी है? काश्यप के द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त कसाय कल्पना कौन सी है? 129 का आंसर है 4, 1 और 3 दोनों, चीर और अभिशव। काश्यप के द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त कसाय कल्पना है चीर और अभिशव। आचार्य सारंगधर के अनुसार पुराणस्तु गुणे युक्ता होते हैं। पुराणस्तु गुणे युक्ता होते हैं। आचार्य सारंगधर के पुराणस्तु गुणे युक्ता आसव। 130 का आंसर है चौथा, ये सभी। आचार्य सारंगधर के अनुसार पुराणस्तु गुणे युक्ता होते हैं। पुराणस्तु गुणे युक्ता होते हैं आसव, धातव, रस, ये सभी। आसव, धातव, रस तीनों पुराणस्तु गुणे युक्ता होते हैं। सारंगधर के अनुसार आसव, धातव, रस पुराणस्तु गुणे युक्ता होते हैं। आचार्य सारंगधर के अनुसार विपक्व यदपक्व वा मलादि द्रवताम नयेत किसका कार्य है? आचार्य सारंगधर के अनुसार विपक्व यदपक्व व मलादि द्रवताम नयेत किसका कार्य है? 131 का आंसर सेकंड, त्रिवृत। आचार्य सारंगधर के अनुसार विपक्व यदपक्व व मलादि द्रवताम नयेत त्रिवृत का कार्य है। आचार्य सारंगधर के अनुसार विपक्व यदपक्व व मलादि द्रवताम नयेत, यह त्रिवृत का कार्य है। 131 आंसर सेकंड। आचार्य सारंगधर के अनुसार योगराज गुग्गुल का अनुपान है। सारंगधर के अनुसार योगराज गुग्गुल का अनुपान है 132 का आंसर है 3, महारासनादिक्वाद। आचार्य सारंगधर के अनुसार योगराज गुग्गुल का अनुपान है महारासनादिक्वाद। पक्व निस्तुष यव से कौन सी संधान कल्पना बनती है? पक्व निस्तुष यव से कौन सी संधान कल्पना बनती है?
133 का आंसर है सेकंड, सौवीर। पक्व निस्तुष यव से कौन सी संधान कल्पना बनती है? सौवीर। आचार्य सारंगधर के मत अनुसार निम्न में से कौन मुखलेप का एक प्रकार नहीं है? सारंगधर के मत अनुसार निम्न में कौन मुखलेप का एक प्रकार नहीं है? 134 का आंसर है 3, शोथग्न। आचार्य सारंगधर के मत अनुसार शोथग्न मुखलेप का प्रकार नहीं है। तो कौन कौन सा मुखलेप का प्रकार है? तो विषहा, दोषग्न और वर्ण्य। विषहा, दोषग्न और वर्ण्य, दोषग्न और वर्ण्य क्या है? मुखलेप का प्रकार है। और पक्वनिस्तुष यव से कौन सी संधान कल्पना बनती है? तो 133 का आंसर है सेकंड, दैट इज सौवीर। सारंगधर के अनुसार योगकुल का अनुपान है महारासनाधिक। 132 का आंसर थर्ड, ठीक। 135 निम्न में कौन आर्सेनिक युक्त द्रव्य नहीं है? 135 का आंसर है 4, इनमें से कोई भी नहीं। तो आर्सेनिक सब में है, किस किस में? हरताल, मनशिला और गौरी पाषाण। हरताल, मनशिला और गौरी पाषाण तीनों में आर्सेनिक है। हरताल, मनशिला और गौरी पाषाण, हरताल, मनशिला और गौरी पाषाण, हरताल, मनशिला और गौरी पाषाण तीनों में आर्सेनिक है। मारण के लिए शिला, गंधक, तालक, मारक, मारक द्रव्य, लकुज, द्रव भावना एवं अष्टपुट पाक सभी रत्नों के लिए सामान्य प्रयोग होता है सिवाय, सभी रत्नों के लिए सामान्य प्रयोग होता है सिवाय। मारण के लिए शिला, गंधक, तालक, मारक द्रव्य, लकुज, द्रव्य भावना एवं अष्टपुट पाक सभी रत्नों के लिए सामान्य प्रयोग होता है सिवाय। 136 का आंसर 3, वज्र। मारण के लिए शिला, गंधक, तालक, मारक, द्रव, लकुज, द्रव भावना एवं अष्टपुट पाक सभी रत्नों के लिए सामान्य प्रयोग होता है एक्सेप्ट वज्र। तो किस किस के लिए प्रयोग होता है? मुक्ता, प्रवाल और गोमेद। मारण के लिए शिला, गंधक, तालक, मारण, तारक, मारक द्रव्य, तालक, मारक द्रव्य, लकुज, द्रव्य भावना एवं अष्टपुट पाक सभी रत्नों के लिए सामान्य प्रयोग होता है मुक्ता, प्रवाल, गोमेद। मारण के लिए शिला, गंधक, तालक, मारक द्रव्य, लकुज, द्रव्य भावना अष्टपुट पाक सभी द्रव्यों के लिए समानता प्रयोग होता है मुक्ता, प्रवाल और गोमेद के लिए। रस रतन समुच्चय के मतानुसार धातुओं के सामान्य शोधन के लिए द्रवों का उचित क्रम कौन सा है? RRS रस रतन समुच्चय के मत अनुसार धातुओं के सामान्य शोधन के लिए, धातुओं के सामान्य शोधन के लिए द्रवों का उचित क्रम कौन सा है? द्रवों का उचित क्रम 137 का आंसर है 1, तैले तक्रे गवा मूत्रे आर नाले कुलत्थजे। तैले तक्रे गवा मूत्रे आर नाले कुलत्थजे। तैले तक्रे गवा मूत्रे आर नाले कुलत्थजे। रस रतन समुच्चय के मतानुसार धातुओं के सामान्य शोधन के लिए द्रवों का उचित क्रम, तैले तक्रे गवा मूत्रे आर नाले कुलत्थजे। रस रतन समुच्चय के मतानुसार धातुओं के सामान्य शोधन के लिए द्रवों का उचित क्रम क्या है? तैले तक्रे गवा मूत्रे आर नाले कुलत्थजे। 233 हो गया। 234 पेज पे 138 क्वेश्चन। भाव प्रकाश के अनुसार प्रलेप में व्यवहत होने वाली हरितकी कौन सी जगह पाई जाती है? हरितकी आदि वर्ग 138 का आंसर है पहला, सिंधु। भाव प्रकाश के अनुसार प्रलेप में व्यवहत होने वाली हरितकी सिंधु में पाई जाती है। भाव प्रकाश के अनुसार प्रलेप में व्यवहत होने वाली हरितकी सिंधु में पाई जाती है। भाव प्रकाश के अनुसार निम्न में से किस पिप्पली के प्रयोग से पित्त प्रकोप होता है? किस पिप्पली के प्रयोग से पित्त प्रकोप होता है? 139 का आंसर है सेकंड, शुष्क पिप्पली। शुष्क पिप्पली के प्रयोग से पित्त प्रकोप होता है। शुष्क पिप्पली के प्रयोग से पित्त प्रकोप होता है। भाव प्रकाश के अनुसार शुष्क पिप्पली के प्रयोग से पित्त प्रकोप होता है शुष्क पिप्पली। माधव निदान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा लक्षण ज्वर का सामान्य लक्षण नहीं है? माधव निदान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ज्वर का सामान्य लक्षण नहीं है? 140 का आंसर है सेकंड, अरुचि। 140 का आंसर है सेकंड, अरुचि। माधव निदान के अनुसार इनमें कौन सा लक्षण ज्वर का सामान्य लक्षण नहीं है?
अरुचि सामान्य लक्षण नहीं है। तो सामान्य लक्षण कौन कौन से ज्वर के? स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांगग्रह। स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांग। स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांगग्रह जो है स्वेद अवरोध, संताप, स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांगग्रह, ये क्या है? ज्वर का सामान्य लक्षण। स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांगग्रह। माधव निदान के अनुसार निम्न में से किस व्याधि का कृत साध्य लक्षण है? माधव निदान के अनुसार निम्न में से किस व्याधि का कृत साध्य लक्षण है? क्षण, क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण, क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण। माधव निदान के अनुसार निम्न में से किस व्याधि का कृत साध्य लक्षण है? क्षणाक्षीणो, क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण, क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण। 141 का आंसर है पहला, मधुमेह। क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण, मधुमेह। माधव निदान के अनुसार किस व्याधि का कृत साध्य लक्षण है? क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण, मधुमेह। क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण। 141 का आंसर पहला, मधुमेह। माधव निदान के अनुसार निम्न से किस व्याधि का कृत साध्य लक्षण है? क्षणाक्षीण, क्षणात्पूर्ण, मधुमेह। माधव निदान के मत अनुसार अव्यायाम, दिवा स्वप्न, श्लेष्मालाहार सेवन किस व्याधि का निदान है? माधव निदान के मत अनुसार अव्यायाम, दिवा स्वप्न, श्लेष्मालाहार सेवन किस व्याधि का निदान है? 142 का आंसर है थर्ड, मेदो रोग। माधव निदान के मत अनुसार व्यायाम, अव्यायाम, दिवा स्वप्न, श्लेष्मालाहार सेवन मेदो रोग व्याधि का निदान है। मेद रोग व्याधि का निदान। माधव निदान के मतानुसार अव्यायाम, दिवा स्वप्न, श्लेष्मालाहार सेवन मेदो रोग व्याधि का निदान है। माधव निदान के मतानुसार अव्यायाम, दिवा स्वप्न, श्लेष्मालाहार मेदो रोग व्याधि का निदान है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अन्नमंड का कर्म नहीं है? आचार्य चक्रपाणी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अन्नमंड का कर्म नहीं है? 143 का आंसर है सेकंड। 143 का आंसर सेकंड, आम पाचन। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अन्नमंड का कर्म नहीं है? आम पाचन। आम पाचन अन्नमंड का कर्म नहीं है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए कब एवं कितनी विभीतिकी दी जाती है? आचार्य चक्रपाणी के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए कब और कितनी विभीतिकी दी जाती है? चक्रपाणी के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए कब और कितनी विभीतिकी? 144 का 3, प्रागभक्ताद्वय। चक्रपाणी के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए प्रागभक्ताद्वय खाने से पहले 2 विभीतिकी दी जाती है। चक्रपाणी के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए खाने से पहले 2 विभीतिकी दी जाती है। चक्रदत्त के अनुसार पुष्य अनुक चूर्ण को तैयार करने में यदि अम्बष्ठा अनुपलब्ध हो तो किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? चक्रदत्त के अनुसार पुष्य अनुक चूर्ण को तैयार करने में यदि अम्बष्ठा अनुपलब्ध हो तो किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? 145 का आंसर है 3, लक्षणा। चक्रदत्त के अनुसार पुष्य अनुक चूर्ण को तैयार करने में यदि अम्बष्ठा अनुपलब्ध हो तो किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? तो है लक्षणा। चक्रदत्त के अनुसार स्नेहन, स्वेदन एवं वमन किए बिना विरेचन कराने से कौन सा रोग होता है? चक्रदत्त के अनुसार स्नेहन, स्वेदन और वमन किए बिना विरेचन कराने से कौन सा रोग होता है? 146 का आंसर है तीसरा, ग्रहणी। चक्रदत्त के अनुसार स्नेहन, स्वेदन एवं वमन किए बिना विरेचन कराने से ग्रहणी रोग होता है। रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार लौह भस्म चिकित्सा काल में कौन सा रस वर्जित है? रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार लौह भस्म चिकित्सा काल में कौन सा रस वर्जित है? रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार लौह भस्म चिकित्सा काल में कौन सा रस वर्जित है? 147 का आंसर है चौथा, अम्ल। रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार लौह भस्म चिकित्सा काल में कौन सा रस वर्जित है? अम्ल। 148 योग रत्नाकर के अनुसार अत्यंबु पान निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है? किस व्याधि का लक्षण है अत्यंबु पान? योग रत्नाकर के अत्यंबु पान किस व्याधि का लक्षण है? 148 का आंसर है 4, अजीर्ण। योग रत्नाकर के अनुसार अत्यंबु पान
अजीर्ण व्याधि का लक्षण है। आपका जन्म काशी में हुआ था। आपने मॉडर्न एनाटॉमी के अनुरूप शरीर पर एक ग्रंथ लिखा था। आप कौन हैं? 149 का आंसर है 3, दैट इज कविराज गणनाथ सिंह। काशी में जन्म हुआ, ठीक, मॉडर्न एनाटॉमी के अनुरूप शरीर पर एक ग्रंथ लिखा, तो कविराज गणनाथ सेन ने लिखा था। कविराज गणनाथ सेन का जन्म काशी में हुआ था और मॉडर्न एनाटॉमी के अनुरूप उन्होंने शरीर पर एक ग्रंथ लिखा था। 2016 में मेडिसिन आयुर्वेद विधा में निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 2016 में मेडिसिन आयुर्वेद विधा में निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 150 का आंसर है सेकंड, प्रोफेसर रामहर्ष सिंह। 2016 में मेडिसिन आयुर्वेद विधा में निम्न में से प्रोफेसर रामहर्ष सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। XRD का पूरा नाम है XRD। 151 का आंसर है थर्ड। 151 का आंसर है थर्ड, BB33EE। 151 एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD। 151 का आंसर है थर्ड, एक्सरे डिफ्रैक्शन। XRD का पूरा नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। औषधि एवं प्रसाधन एक्ट 1940 के किस खंड में आयुर्वेदीय सिद्ध एवं यूनानी स्पूरियस औषधियाँ परिभाषित हैं? 33EE में। 152 का आंसर 152 का आंसर है 4, 33EEA 33EEA। औषधि एवं प्रसाधन एक्ट 1940 के किस खंड में आयुर्वेदीय सिद्ध एवं यूनानी स्पूरियस औषधि परिभाषित हैं? 33EEA औषधि एवं प्रसाधन एक्ट। दारू हरिद्रा गुड़ूची एवं स्वर्णचीरी में निम्न में कौन सा कार्मुक तत्व समान है? दारू हरिद्रा गुड़ूची और स्वर्णचीरी, दारू हरिद्रा गुड़ूची और स्वर्णचीरी में कौन सा कार्मुक तत्व समान है? 153 का आंसर है पहला, बर्बरीन। दारू हरिद्रा गुड़ूची और स्वर्णचीरी में बर्बरीन कार्मुक तत्व समान है। दारू हरिद्रा गुड़ूची और स्वर्णचीरी में बर्बरीन कार्मुक तत्व समान है। निम्न में से किस प्रपत्र पर GMP प्रपत्र लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? निम्न में से किस प्रपत्र पर GMP प्रपत्र लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? 154 का आंसर है चौथा, 26E1। निम्न में से किस प्रपत्र पर GMP प्रपत्र लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? 26E1। निम्न में से किस प्रपत्र पर GMP प्रपत्र लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? 26E1। पेटेंट के संदर्भ में IPR का पूर्ण नाम है? पेटेंट के संदर्भ में IPR का पूर्ण नाम 155 का आंसर है सेकंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट के संदर्भ में IPR का पूर्ण नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। निम्न में से किस प्रपत्र पर GMP प्रपत्र लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? 26E1। पहली बार वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया? पहली बार वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया? 2016 राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया? 156 का आंसर है 28 अक्टूबर। पहली बार 2016 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 156 के बाद 157, ऑस्कल्टेशन के त्रिभुज की सीमा रेखा में निम्न में कौन सही है? ऑस्कल्टेशन की त्रिभुज की सीमा रेखा में निम्न में कौन सही है? कौन नहीं है? सही है, कौन नहीं है? ऑस्कल्टेशन की त्रिभुज की सीमा रेखा में निम्न में कौन नहीं है? 157 का आंसर पहला, सेरेटस एंटीरियर। ऑस्कल्टेशन के त्रिभुज की सीमा रेखा में निम्न में कौन नहीं है? सेरेटस एंटीरियर नहीं है। ऑस्कल्टेशन के त्रिभुज की सीमा रेखा में स्कैपुला है, ट्रैपीजियस है, लैटिसिमस डॉर्साई है। स्कैपुला, ट्रैपीजियस और लैटिसिमस डॉर्साई। स्कैपुला, ट्रैपीजियस और लैटिसिमस डॉर्साई है।
बाकी नहीं है। ऑस्कल्टेशन के त्रिभुज की सीमा में स्कैपुला, ट्रेपेजियस और लैटिस डोर्साई है, सेरेटस एंटीरियर नहीं है। कार्डियक पॉलिप का क्या अर्थ है? कार्डियक पॉलिप 158 का आंसर 4। फाइब्रिनोस फाइब्रिनोस क्लॉट। कार्डियक पॉलिप का अर्थ है फाइब्रिनोस क्लॉट। ओपियोइड्स के सेवन से उत्पन्न मसल रिजिडिटी इनमें से किसके ऊपर ओपियोइड्स का प्रभाव होने से उत्पन्न होती है? ओपियोइड्स के सेवन से उत्पन्न मसल रिजिडिटी इनमें से किसके ऊपर ओपियोइड्स का प्रभाव होने से उत्पन्न होती है? ओपियोइड्स के सेवन से उत्पन्न मसल रिजिडिटी इनमें से किसके ऊपर ओपियोइड्स का प्रभाव होने से उत्पन्न होती है? 159 का आंसर है पहला, म्यू रिसेप्टर। ओपियोइड्स के सेवन से उत्पन्न मसल रिजिडिटी इनमें से किसके ऊपर ओपियोइड्स का प्रभाव होने से उत्पन्न होती है? म्यू रिसेप्टर के ऊपर। म्यू रिसेप्टर के ऊपर ओपियोइड्स का जब काम होता है तो म्यू रिजिडिटी आती है। कार्डियक पॉलिप का अर्थ फाइब्रिनोस क्लॉट। एक 14 वर्ष की लड़की को ठंड का प्रभाव होने पर उसके हाथ पैर पीले हो जाते हैं, जिनमें बाद में दर्द के साथ साइनोसिस हो जाती है। उस लड़की के बाद के जीवन में निम्न में कौन सी बीमारी होने की संभावना है? एक 14 वर्ष की लड़की है, उसे ठंड का प्रभाव हुआ, उसके हाथ पैर पीले हो गए, बाद में दर्द के साथ साइनोसिस हो जाती है। पीले बाद दर्द के साथ साइनोसिस, लड़की के बाद में जीवन में कौन सी बीमारी होने की संभावना है? 160 का आंसर है सेकंड, स्क्लेरोडर्मा से हो सकता है। ठंड के प्रभाव से हाथ पैर पीले हो गए, बाद में दर्द के साथ साइनोसिस हो जाती है। उस लड़की को बाद में स्क्लेरोडर्मा होने की संभावना है। नव विवाहित दंपत्ति के लिए आदर्श गर्भ निरोधक विधा होगी। आदर्श गर्भ निरोधक विधा, नव विवाहित दंपत्ति है उसके लिए आदर्श गर्भ निरोधक। 161 का आंसर है सेकंड, संयुक्त ओसीपी। नव विवाहित दंपत्ति के लिए आदर्श गर्भ निरोधक विधा होगी संयुक्त ओसीपी। CNS का संक्रमण आंतरिक कर्ण में किसके द्वारा प्रसारित होता है? CNS का संक्रमण आंतरिक कर्ण में किसके द्वारा प्रसारित होता है? CNS का संक्रमण आंतरिक कर्ण में किसके द्वारा प्रसारित होता है? 162 का आंसर है पहला, कॉक्लियर एक्विडक्ट। CNS का संक्रमण आंतरिक कर्ण में किसके द्वारा प्रसारित होता है? कॉक्लियर एक्विडक्ट। CNS का संक्रमण आंतरिक कर्ण में किसके द्वारा प्रसारित होता है? कॉक्लियर एक्विडक्ट। उत्तम सोच विचार प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय मनोविज्ञान के संदर्भ में। 163 का आंसर है 4, क्लैरिटी। उत्तम सोच विचार सभी सम्मिलित हैं सिवाय कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। उत्तम सोच विचार प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। 164 निम्न में से कौन हृदय का एंटीरियर सरफेस नहीं बनाता है? तो बायां एट्रियम। 164 का आंसर है 4, बायां एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। कौन सा हृदय का एंटीरियर सरफेस नहीं बनाता है? तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो हृदय का एंटीरियर सरफेस नहीं बनाता है। तो हृदय का एंटीरियर सरफेस कौन कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, ये क्या बनाते हैं? एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। दोनों वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, जो है वो एंटीरियर सरफेस बनाते हैं हार्ट की। यूट्राइन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? यूट्राइन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है?
यूट्राइन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? 165। 165 का आंसर 2, एम्पुला। यूट्राइन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? एम्पुला। यूट्राइन ट्यूब के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है? एम्पुला। यूट्राइन ट्यूब के किस भाग में निषेचन क्रिया होती है? एम्पुला। 165। 166। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु होती है? रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ। रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ कब होती है? 166। 166 का आंसर है 3, 120 दिन। आरबीसी की एवरेज लाइफ 120 दिन। बीएमआर निर्भर होता है, बीएमआर निर्भर होता है 167। 167 का आंसर सेकंड। सरफेस एरिया पर बीएमआर निर्भर होता है सरफेस एरिया पर। निम्न में से सात ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग असफल हो जाता है सिवाय 7 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग असफल हो जाता है सिवाय 168। 168 का आंसर है 4, क्लोरमफेनिकॉल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग असफल हो जाता है सिवाय क्लोरमफेनिकॉल का नहीं होता। फेनोबार्बिटॉन का फेनेटॉइन का हो जाता है और फैम्पिसिन का हो जाता है। निम्न में से कौन सी औषधि प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती है? प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती है कौन सी औषधि? 169। 169 का पहला है हेपारिन। 169 आंसर है पहला, दैट इज हेपारिन। प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती हेपारिन, बाकी चाहे प्रोपेनॉल हो, प्रोपेनोलॉल, सल्फोनिल यूरिया और डेक्स्ट्रॉन। प्रोपेनोलॉल, सल्फोनिल यूरिया और डेक्स्ट्रॉन। प्रोपेनोलॉल, सल्फोनिल यूरिया और डेक्स्ट्रॉन, ये तीनों प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। सल्फोनिल यूरिया, प्रोपेनोलॉल और डेक्स्ट्रॉन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी निम्न में से किसका साइड इफेक्ट है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसका साइड इफेक्ट है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसका साइड इफेक्ट है? 170। 170 का आंसर है थर्ड, आइसोनियाजिड का। पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसका साइड इफेक्ट है? आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस मिलती है, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस मिलती है 171। 171 का आंसर है 4 सभी में। डायबिटीज़ मेलाइटस में, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में, सिकल सेल अनीमिया में, सभी में। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस मिलती है डायबिटीज़ मेलाइटस में, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी में और सिकल सेल अनीमिया में। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस। पॉलीसिस्टिक किडनी की अवस्था सबसे संबंधित है सिवाय पॉलीसिस्टिक किडनी की अवस्था सबसे संबंधित है सिवाय 172 का आंसर है पहला, ब्रेन सिस्ट। पॉलीसिस्टिक किडनी की अवस्था सबसे संबंधित है ब्रेन सिस्ट के अलावा। पॉलीसिस्टिक किडनी किस किस में होती है? तो लंग सिस्ट में, पेनक्रियाटिक सिस्ट में और लीवर सिस्ट में। लंग सिस्ट, पेनक्रियाटिक सिस्ट और लीवर सिस्ट तीनों में होती है पॉलीसिस्टिक किडनी। लंग सिस्ट, पेनक्रियाटिक सिस्ट और लीवर सिस्ट तीनों में होती है पॉलीसिस्टिक किडनी। लंग सिस्ट, पेनक्रियाटिक सिस्ट और लीवर सिस्ट तीनों में थी। पॉलीसिस्टिक किडनी की अवस्था लंग सिस्ट, पेनक्रियाटिक सिस्ट और लीवर सिस्ट तीनों में होती है। सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग किसके निर्धारण में होता है? सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग किसके निर्धारण में? सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग किसके निर्धारण में होता है? सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग किसके निर्धारण में होता है? 173 का पहला, रेस। सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग किसके निर्धारण में होता है? रेस। सेक्स, स्ट्रेचर, आयु में नहीं होता। सिफेलिक इंडेक्स का प्रयोग होता है रेस के निर्धारण में। गर्भाशय में फाइब्रॉइड की अवस्था में सर्वाधिक डीजेनरेटिव चेंज होते हैं। गर्भाशय में फाइब्रॉइड की अवस्था में सर्वाधिक डीजेनरेटिव चेंज होते हैं।
174 174 का आंसर है सेकंड, हाइलिन डिजनरेशन। हाइलिन डिजनरेशन, गर्भाशय में फाइब्रॉइड की अवस्था में सर्वाधिक डिजनरेटिव चेंज होते हैं हाइलिन डिजनरेशन में। गर्भाशय में फाइब्रॉइड की अवस्था में सर्वाधिक डिजनरेटिव चेंज होते हैं हाइलिन डिजनरेशन में। गर्भाशय में फाइब्रॉइड की अवस्था में सर्वाधिक डिजनरेटिव चेंज होते हैं हाइलिन डिजनरेशन में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्वाधिक संभावना होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्वाधिक संभावना 175 का आंसर है सेकंड, फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। आँख में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सर्वाधिक उपद्रव होता है। आँख में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सर्वाधिक उपद्रव होता है। 176 का आंसर थर्ड, ओपन एंगल ग्लूकोमा। आँख में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाला तो इससे सर्वाधिक उपद्रव क्या हो सकता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। 177 एट्रोफिक राइनाइटिस का संबंध है। एट्रोफिक राइनाइटिस का संबंध 177 का आंसर सेकंड, ओजीना से। ओजीना से है एट्रोफिक राइनाइटिस का संबंध। बच्चों में मम्प्स के कारण सर्वाधिक किसका उपद्रव होता है? बच्चों में मम्प्स के कारण सर्वाधिक किसका उपद्रव होता है? बच्चों में मम्प्स के कारण सर्वाधिक किसका उपद्रव होता है? 178 का आंसर सेकंड, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। बच्चों में मम्प्स के कारण सर्वाधिक किसका उपद्रव होता है? तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मम्प्स के कारण सर्वाधिक किसका उपद्रव होता है? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मम्प्स के कारण सर्वाधिक किसका उपद्रव होता है? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। निम्न में किसके प्रयोग से ग्रे बेबी सिंड्रोम होती है? निम्न में किसके प्रयोग से ग्रे बेबी सिंड्रोम होती है? 179 का आंसर है सेकंड, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल के प्रयोग से ग्रे बेबी सिंड्रोम होती है। क्लोरामफेनिकोल के प्रयोग से ग्रे बेबी सिंड्रोम होती है। मूत्राशय का सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर। मूत्राशय का सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर। मूत्राशय का सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर 180 का आंसर है थर्ड, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। मूत्राशय का सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर। मूत्राशय का सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा मूत्राशय का सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सर्वाधिक पाया जाने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। भारत में सर्जिकल जॉन्डिस का सर्वाधिक कारण। भारत में सर्जिकल जॉन्डिस का सर्वाधिक कारण 181 का आंसर है सेकंड, बाइल डक्ट स्टोन। भारत में सर्जिकल जॉन्डिस का सर्वाधिक कारण है बाइल डक्ट स्टोन। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण सभी है सिवाय। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण सभी है सिवाय 182 का आंसर है सेकंड, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नहीं होता। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस का कारण। ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या क्या है? अल्कोहलिज्म है, ओल्ड एज है, स्टेरॉइड्स है। ऑस्टियोपोरोसिस किस किस की वजह से हो सकता है? अल्कोहल की वजह से, ओल्ड एज की वजह से और स्टेरॉइड्स की वजह से। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। पार्किंसोनिज्म के बारे में सभी सत्य हैं सिवाय। पार्किंसोनिज्म के बारे में सभी सत्य हैं सिवाय 183 का आंसर है पहला, फ्लेक्सिडिटी। पार्किंसोनिज्म के बारे में सभी सत्य हैं सिवाय फ्लेक्सिडिटी। तो फ्लेक्सिडिटी नहीं होती है इसमें। क्या क्या होता है पार्किंसोनिज्म में? एक तो शॉर्ट स्टेपिंग गेट होता है। शॉर्ट स्टेपिंग गेट, मांस की तरह चेहरा, मसल टोन में वृद्धि। शॉर्ट स्टेपिंग गेट, मांस की तरह चेहरा, मसल टोन में वृद्धि। पार्किंसोनिज्म में तीनों चीज़ें होती हैं। क्या क्या? शॉर्ट स्टेपिंग गेट, मांस की तरह चेहरा, मसल टोन में वृद्धि। एनाफाइलैक्सिस की त्वरित चिकित्सा की जाती है। एनाफाइलैक्सिस की तुरंत चिकित्सा की जाती है 184 का आंसर थर्ड, एड्रेनलिन।
एनाफाइलैक्सिस की त्वरित चिकित्सा तुरंत है एड्रेनलिन। बीपी लो होता है उसमें एड्रेनल दे देंगे। 184 का थर्ड एड्रेनलिन। 185 निम्न वाक्यांशों को पढ़ें व तदनुरूप सही उत्तर का चयन करें। वाक्यांश पढ़ने और फिर तदंतर सही उत्तर का चयन करना है। 185 का आंसर पहला। 1 व 2 दोनों सही हैं जबकि 3 गलत है। हीमोफीलिया ए 8वें कारक की कमी या इसकी कम गतिविधि के कारण होती है। हीमोफीलिया ए 8वें कारक की कमी या इसकी कम गतिविधि के कारण होती है। क्रिसमस व्याधि 9वें कारक की आनुवांशिक अनुपलब्धता के कारण होती है। हीमोफीलिया भी 80% मामलों में पाया जाता है जबकि हीमोफीलिया ए 20% मामलों में पाया जाता है। गलत है। तो क्या क्या सही है? हीमोफीलिया ए 8वें कारक की कमी है इसकी कम गतिविधि के कारण होती है। क्रिसमस व्याधि 9वें कारक की आनुवांशिक अनुपलब्धता के कारण होती है। आचार्य चरक के अनुसार इसमें सर्वश्रेष्ठ दौर्बल्यकर कौन है? सर्वश्रेष्ठ दौर्बल्यकर 186 का आंसर है फर्स्ट। एक रसाभ्याम सर्वश्रेष्ठ दौर्बल्यकर एक रसाभ्याम इनमें सम्मिलित करें। 187 सेकंड। पहले का आभ्यंतर दाहनाशक क्या है? अंजनादिगण। दूसरे का सा विषम ज्वर नाशक है त्रिफला। तीसरे का आभ्यंतर विद्रदी ब वरुणादिगण। कृमिसूदन ई सुरसादिगण। कृमिसूदन सुरसादिगण आभ्यंतर विद्रदी वरुण आदिगण विषम ज्वर नाशक त्रिफला अभ्यंतर दाह नाशक अंजनादिगण। 189 इन व्याधियों की उनकी चिकित्सा के सर्वाधिक स्वीकार्य औषधि ड्रग ऑफ चॉइस में सम्मिलित कीजिए। 189 हाँ बहुत चल रहा हूँ अभी। या आप चले जाइए मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो आप चले जाइए थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इन व्याधियों को उनके चिकित्सा में सर्वाधिक स्वीकार्य औषधि ड्रग ऑफ चॉइस में सम्मिलित कीजिए। 189 का आंसर है पहला। पहले का ब मेनियर रोग है ब। सिनारिजिन मेनियर का रोग सिनारिजिन। दूसरे का द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कार्बामाजिपिन। एक्यूट गाउट कॉल्चिसिन। अल्जाइमर का रोग रिवास्टिगमेन। अल्जाइमर का रोग रिवास्टिगमेन। 189 पहला रिवास्टिगमेन। 190 एक नवजात नर शिशु में कोरियोरेटिनाइटिस हाइड्रोसेफेलस डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन जैसे लक्षण उपस्थित हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर इस प्रकार के जन्मजात संक्रमण का स्रोत हो सकता है? एक नवजात नर शिशु में कोरियोरेटिनाइटिस हाइड्रोसेफेलस डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन जैसे लक्षण उपस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर इस प्रकार के जन्मजात संक्रमण का स्रोत हो सकता है? 190 का आंसर है सेकंड बिल्ली की वजह से नवजात नर शिशु में कोरियोरेटिनाइटिस हाइड्रोसेफेलस डिफ्यूज सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन जैसे लक्षण उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से ये बिल्ली की वजह से होता है। निम्न मूषाओं को उनके उपयोग के साथ सम्मिलित कीजिए। 191 का आंसर है दूसरा आ। पहले का आ वृंताक मूषा खरपरादिनाम मृदुनाम सत्वमाहरेत। खरपरादिनाम मृदुनाम सत्वमाहरेत। दूसरे का सा गोस्तनी मूसा सत्वानाम द्रवणम। तीसरे का द मल्ल मूसा परपटयादि रसादिनाम स्वेदनार्थ। चौथे का बा पक्व मूसा पोटल्यादि विपाचनम। 192 हृदय नाड़ी कालंगन शोणित फेन प्रभाव हृदयस्थ वाम पार्श्व स्थित ये पारिभाषिक शब्द संदर्भित हैं। 192 का आंसर चौथा फुफ्फुस हृदय नाड़ी कालंगन शोणित फेन प्रभाव ये हृदय वाम पार्श्व स्थित ये पारिभाषिक शब्द संदर्भित हैं फुफ्फुस के लिए।
आयुर्वेद दीपिका के अनुसार कंडरा शब्द का अर्थ है। आयुर्वेद दीपिका के अनुसार कंडरा शब्द का अर्थ है पहला, चरक संहिता के संदर्भ में कंडरा शब्द का अर्थ स्थूल स्नायु है और सुश्रुत संहिता के संदर्भ में कंडरा शब्द का स्थूल सिरा। सुश्रुत स्थूल सिरा कंडरा है और स्थूल स्नायु कंडरा है चरक के अकॉर्डिंग। आयुर्वेदीय ज्ञान के विभिन्न संदर्भों में ओज का शब्द का तात्पर्य। आयुर्वेदीय ज्ञान के विभिन्न संदर्भों में ओज शब्द का तात्पर्य है 194 का चौथा, धातु तेज रस जीव शोणित प्राकृत श्लेष्मा। आयुर्वेदीय ज्ञान के विभिन्न संदर्भों में ओज शब्द का तात्पर्य धातु तेज रस जीवित शोणित प्राकृत श्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कृमि मूल कृमि गुल्म उदर एवं अर्श रोग की चिकित्सा विधि निम्न में से किस व्याधि में भी उपयोग हो सकती है। सुश्रुत के अनुसार कृमि गुल्म उदर एवं अर्श रोग की चिकित्सा कृमि गुल्म उदर एवं अर्श रोग की चिकित्सा विधि निम्न में किस व्याधि में भी उपयोग हो सकती है। 195 पहला गृहिणी में। सुश्रुत के अनुसार कृमि गुल्म उदर एवं अर्श रोग की चिकित्सा विधि में निम्न में से किस व्याधि में उपयोगी हो सकती है। तो कृमि गुल्म उदर एवं अर्श रोग की चिकित्सा विधि गृहिणी में उपयोग हो सकती है। काश्यप संहिता के अनुसार पैतृक व्याधियों की चिकित्सा में कौन सा रस अनुक्रम सही है। पैतृक व्याधियों की चिकित्सा में कौन सा रस अनुक्रम सही है। 196 का आंसर है पहला तिक्त मधुर कषाय। काश्यप संहिता के अनुसार पैतृक व्याधियों की चिकित्सा में कौन सा रस अनुक्रम सही है। तिक्त मधुर कषाय। किस चिकित्सा ग्रंथ में अनुवासन बस्ती का आरोहण क्रम उल्लिखित है। किस चिकित्सा ग्रंथ में अनुवासन बस्ती का आरोहण क्रम उल्लिखित है। किस चिकित्सा ग्रंथ में अनुवासन बस्ती का आरोहण क्रम उल्लिखित है। 197 का आंसर है 3 वत्सेन। किस चिकित्सा ग्रंथ में अनुवासन बस्ती का आरोहण क्रम उल्लिखित है। वत्सेन 197 थर्ड वत्सेन। किस चिकित्सा ग्रंथ में अनुवासन बस्ती का आरोहण क्रम में उल्लिखित है। वत्सेन। धातु व स्रोतस निम्न कारकों में दूषित हो सकता है। धातु व स्रोतस निम्न कारकों से दूषित हो सकता है। 198 का आंसर है 4 दोष की समानता एवं धातु के विपरीत वाले। धातु व स्रोतस निम्न कारकों से दूषित हो सकता है। दोष की समानता एवं धातु के विपरीत वाले। 199 सेकंड 200 का भी सेकंड। बायोमेडिकल एवं वेस्ट मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग नियम 1998 के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजिकल एवं बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट किस रस के माइक्रोबायोलॉजिकल एवं बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट किस रंग के प्लास्टिक के बैग में संग्रहित किए जाते हैं। तो लाल। बायोमेडिकल वेस्ट 1998 माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट लाल में। भारत के किस संस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा आरोग्यवर्धिनी रस की संरक्षणात्मकता के बारे में जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी एल्जीवियर का प्रकाशन में एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली संरक्षण के बारे में जर्नल्स ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र प्रकाशित किया। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली।